बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो शो है दैट इज़ पावर्ड बाय ज़ेल्टेक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी and Tutor Medics, जो कि UK based organization है, they are serving those students who are suffering in COVID-19. Thank you very much for the both sponsor. आज का जो शो है that is based on children mental health, बच्चों की जो ज़हनी सेहत है उसके हवाले से हम आज बात करेंगे प्रोग्राम में। और उससे पहले कोविड-19 अभी थर्ड वेव में है जो कि पहली दोनों वेव से ज़्यादा खतरनाक है, तो कोशिश करें गवर्नमेंट की जो SOPs है, चाहे वो मास्क पहने, ग्लव्स पहने, 6 फुट की दूरी है, बार बार सैनिटाइजर साबुन पानी से हाथ धोना या गैर जरूरी सफर से गुरेज करना है, तो खुदारा उसको अडॉप्ट कीजिए, अपने लिए नहीं अपने प्यारों के लिए, और इस मास्क को इस्तेमाल कर लें इससे पहले कि आपको ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़े। थैंक यू वेरी मच। आज के जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले जो मेरी ऑनरेबल गेस्ट है, शी इज एन अर्ली year child protection expert who has possessed more than 2 decades of professional experience in designing and implementation of human right based development program, और she is strategic program manager with World Group Development पाकिस्तान, और माशाल्लाह से चाइल्ड राइट एक्सपर्ट है ये। वेलकम करते हैं साइमा कदीर को अनफोल्ड विद यासिर खान में। उसके साथ साथ नाइमा हसन किसी तारुफ के मोहताज, शी इज अ सीजनल mental health professional with more than 1 decade of thorough diverse exposure national और international। वेलकम करते हैं नाइमा को भी अपने प्रोग्राम अनफोल्ड विद यासिर खान में। आज का जो शो है बेसिकली चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ है, और नाइमा का जो है वो बेबी है मेंटल हेल्थ। तो नाइमा से स्टार्ट करेंगे कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, लोगों के लिए आसान करें नाइमा। अस्सलाम वालेकुम यासिर, बहुत खुशी हुई कि आपने मई के महीने में इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है, आपने ये डिस्कशन शुरू की है। मुझे यकीन है कि आपको इल्म होगा कि मई का महीना ज़हनी सेहत के हवाले से मुंसलिक है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि मई इज द मंथ फॉर द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो इस महीने में बच्चों की ज़हनी सेहत के हवाले से बात करना इंतहाई अहम है, और मैं आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप सब जैसे आप बात का आगाज करते हैं कि कोविड-19 के सिलसिले में एहतियात से काम लें, SOP को फॉलो करें। इसी तरह से कोविड-19 के साथ साथ ज़हनी सेहत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके बगैर ना तो आप सेहतमंद हैं और ना आपकी आने वाली नस्लें, ना आपके बच्चे और ना आपका माहौल सेहतमंद है। ये एक, जैसे मैंने कहा, निहायत हसास मसला है। अगर हमारे बच्चे सेहतमंद नहीं होंगे, और सेहतमंदी से हरगिज मुराद जिस्मानी सेहत नहीं है, इससे मुराद ज़हनी सेहत। मैं यहाँ पर बहुत शुक्रिया नाइमा। लोगों को अभी तक इसका आइडिया नहीं है कि ज़हनी सेहत कितनी जरूरी है जिस्मानी से अलावा। ये लाजिम व मलजूम है, इसको आप सेहत से अलग नहीं कर सकते। जब हम सेहत की बात करते हैं तो हम इसे वेल बीइंग का नाम देते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होना। और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने से मतलब है कि आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद हों। ज़हनी तौर पर सेहतमंद होंगे तो आपका मिजाज, आपका बिहेवियर, आपकी गुफ्तगू, आपके रवैये सेहतमंद होंगे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बच्चों की ज़हनी सेहत पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। मैं उन बच्चों का जिक्र आज नहीं करूंगी, वो कि उन सब बच्चों का जिक्र करना चाहिए जो कि शदीद ज़हनी अमराज का शिकार हैं, जैसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, जैसे ऑटिज्म है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिक है, जैसे
कंडक्ट डिसऑर्डर है। मैं उन बच्चों का आज जिक्र नहीं कर रही, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी वक्त उन अमराज के, शदीद ज़हनी अमराज के हवाले से भी प्रोग्राम को आप अरेंज करें, मैनेज करें। लेकिन आज उन बच्चों के हवाले से बात है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान में बच्चे मुख्तलिफ तजादात का शिकार हैं। पहला तजाद उन्हें घर में मिलता है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सवियर पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे वालिद वालिदा की या वालिदा वालिद की इज्जत नहीं करती, जहां पे उनके रवैये आपस में पुरतशद्दुद भी हैं, जिस्मानी तौर पर भी और कलामी तौर पर भी, जहाँ पे गाली गलूज का इस्तेमाल, जहाँ पर बच्चों के साथ नारेवा सलूक किया जाता है। और ना सिर्फ वालिदैन बल्कि घर के दीगर अफराद जिसमें दादा दादी, नाना नानी, चचा, ताया, फुप्पी, खाला, मामू सब शामिल। हैरत अंगेज बात है कि हमारा बच्चा ना घर में महफूज है ना सड़क पे महफूज है। पिछले कई दहाइयों से हमारे बच्चे सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल जिनसी तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, घरों में भी और घर से बाहर भी। हमारे बच्चे एक जैसी तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। स्कूलों में जो तजाद पाया जाता है, एक एलीट क्लास है, एक वो है जो कि इंग्लिश मीडियम कहलाते हैं, और एक बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनमें असातिज़ा को मेंटल हेल्थ या काउंसलिंग से रिलेटेड, यानी इस चीज को उनकी टीचर्स ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनाया। जब उन्हें मालूम नहीं कि किस तरह से बच्चों के ज़हनी मसाइल को हमने एड्रेस करना, या इस चीज को हमने अपनी तदरीस का हिस्सा बनाना है। अभी तक हमारे स्कूल्स में जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद, जज्बाती तशद्दुद था। फिर उसके बाद आप मुआशी तकसीम को ले ली। बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है, बच्चे का हक हासिल है, बुनियादी हक है कि उसकी तालीम, उसका इलाज, उसकी हिफाजत, उसकी खुराक उसको मुकम्मल एक खास उम्र तक हासिल हो। अगर ये सब चीजें हासिल नहीं हो रही, एक बच्चा बहुत लशपश गाड़ी में, बड़ी सी गाड़ी में, चमकदार गाड़ी में स्कूल जाता है, और दूसरा बच्चा पास से साइकिल से या पैदल से गुजरता है, तो क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस बच्चे के जहन में और उसके दिल में क्या उदासी और क्या यासियत आती है, और किस इंतशार का फिर वो शिकार होता है। और फिर अगर आप दूसरी तरफ देखें कि हमारे यहाँ बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि वो बच्चे जो काम कर रहे हैं, क्या उनकी ज़हनी सेहत, वो जगह, वो वर्कशॉप है, वो दुकान है, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या वो फैक्ट्री है, क्या वो उन बच्चों की खुराक का, उनकी तालीम का, उनकी सेहत का ख्याल रख रही है? फिर आप सड़क पे भीख मांगते हुए बच्चों को देखा, गदागर बच्चे। मैं आपको बताऊं कि जब मैं 2005 में इस्लामाबाद शिफ्ट हुई तो मुझे खाली नजर आता था। अलबत्ता मेरी फैमिली कहती थी यहाँ तो इतना खालीपन है कि कोई फकीर बच्चा भी नहीं होता और फकीर बड़ा भी नहीं होता। और आज मैं बड़े दुख से इजहार कर रही हूँ कि इस्लामाबाद जैसे शहर में भी गदागर बच्चों और बच्चियों की तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई। अब आप कह रहे हैं कि बच्चों में ज़हनी सेहत के हवाले से क्या असरात मुरतब हो? अच्छा नाइमा, इससे पहले थोड़ा सा मैं साइमा को इंक्लूड करना चाहूंगा, जो सोशल एस्पेक्ट से चीजों को देख रही हैं, फील्ड में उनका बहुत फुटप्रिंट है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उस हवाले से अनफोल्ड करें। एक तो अपने एंगल से मेंटल हेल्थ को, और दूसरा कोविड के हवाले से क्या इम्पैक्ट इन्होंने सोसाइटी में बड़े क्लोजली देखे हैं, वो थोड़ा सा अनफोल्ड कीजिए। जी साइमा। जी प्लीज।
Yasir, for giving me again opportunity. बेसिकली अभी क्योंकि देखें हम अभी क्योंकि जो थर्ड वेव आई है कोविड की, इसकी वजह से अगेन हम लॉकडाउन में हैं और पिछले 2 साल से एक मुस्तकिल इस सिचुएशन का क्योंकि हमें सामना करना पड़ रहा है. तो मैं एज ए पेरेंट भी और एज ए प्रोफेशनल भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहूंगी. बल्कि अभी चंद रोज कबल ही ईद से पहले हमने एक यूएन लेवल पे बच्चों की कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज करवाई, जिसके अंदर बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में उनसे सुना गया कि हाउ दे आर फीलिंग, हाउ इट इज इफेक्टिंग टू देम. तो मोस्टली बच्चे जो जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से शमूलियत की, तो ज़्यादातर बच्चे यही उनका कहना था, हम बोर हो चुके हैं, हम आइसोलेट हो चुके हैं, हमारी बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन नहीं है, वी आर मिसिंग आवर फ्रेंड्स. और उसके साथ साथ बेसिकली ये है कि जब वो मुस्तकिल तौर पे जब अब वो घर के अंदर क्योंकि एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर आ गए हैं, आपने वो कहते हैं ना जैसे एक परिंदे को पिंजरे में कैद कर देना, वो बच्चे जो आजादी से घूम फिर रहे थे अब वो घरों के अंदर कैद हो चुके हैं. और इसकी एक और आम सी सादा सी मिसाल भी दूंगी. हमारे बच्चों का वो हाल हो गया है कि जैसे हम एक पौधे को अगर धूप नहीं लगने देते तो वो आप देखें मुरझा जाता है, जर्द हो जाता है. तो ये बच्चे भी इसी तरह से मुरझाना शुरू हो गए हैं. अब इनको किसी ना किसी तरीके से कहीं से इनको केयर करने की ज़रूरत है, इन्हें इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि ये फ्लॉरिश कर सकें, इनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके. क्योंकि जैसे नाइमा ने भी बात पहले की कि अगर आपकी जहनी सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे जुड़ी हुई है एक इंसान की जहनी, जज्बाती और नफ्सियाती फलाह से जुड़ा हुआ होता है, और इंसान उसी के मुताबिक सोचता है, समझता है, अपने लिए कोई जो भी चॉइसेस कर रहा होता है अपनी लाइफ के अंदर, या अपने इर्द गिर्द मौजूद जुड़े हुए लोगों के बारे में वो जो सोच रहा होता है, या वो कम्युनिटी के अंदर एक मस्बत कंट्रीब्यूशन ला रहा होता है, या वो अपने काम के अंदर जो एक क्रिएटिविटी शो कर रहा होता है, वो तमाम यानी कि रिलेट कर रही होती हैं उसकी एक अच्छी जहनी सेहत से. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये है कि अगर हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के साथ कंट्रीब्यूट कर सकें और वो कम्युनिटी के अंदर जाके कर सकें, डिफरेंट सिचुएशंस को फेस कर सकें, लेकिन अब क्या है वो किसी भी किस्म की लाइफ स्किल्स को भी नहीं सीख पा रहे क्योंकि उनका बिल्कुल एक जो इंटरेक्शन है वो लिमिटेड हो गया है. और अब इसके अंदर वेरिएशन भी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट है और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट है. आप अगर अर्बन लाइफ को अगर थोड़ा सा थॉरली उसका मुताला करें तो आप देखें कि यहाँ पे तो बच्चे बिल्कुल एक बंद घरों के अंदर हैं, और ख़ास तौर पे जो बच्चे बड़े शहरों में हैं, डिफरेंट फ्लैट्स में जिनकी लाइफ गुजर रही है, उनके लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही, कोई प्ले की आउटडोर एक्टिविटी नहीं रही, वो छोटे छोटे घरों के अंदर कैद होके रह गए हैं. और सेम इसी तरह से ये जो इसके अगेन फिर वो जो कन्फाइंड हो रहे हैं और उनका सोशल इंटरेक्शन ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे थे कि अल्टीमेटली जब बच्चा अपने पीयर्स के साथ और सोसाइटी में इंटरेक्ट कर रहा होता है तो ये है कि वो अलग होता चला जा रहा है. उसे जो अपनी लाइफ स्किल्स गेन करनी चाहिए थी, कहीं उसमें उसको कोलैबोरेशन करना सीखना था, उसमें कॉन्फिडेंस आना था, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स की उसको ज़रूरत थी सीखने के लिए, ये तमाम चीज़ें बैडली जो हैं वो इफ़ेक्ट हो चुकी हैं. और अगेन कि बच्चे जो हैं रियली वो एक ऐसी अनसर्टेनिटी का शिकार हो चुके हैं कि यानी कि और इसलिए शिकार हो चुके हैं क्योंकि माँ बाप जो हैं वो भी घरों में कैद होके रह गए हैं. और आपके ऊपर जो इवन जो मीडिया के भी जो आपके उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस वक्त ऑनलाइन कनेक्टिविटी के अंदर हैं, एजुकेशन के लिए वो डिपेंडेंट हैं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करें. और आपके घरों के अंदर जब आप वो टीवी पे बहुत नेगेटिव एक्सपोजर उनको वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, फैमिली में डेथ्स हो रही हैं, ग्लोबली सिचुएशन वर्स होती जा रही है, तो अब वो ये है कि इन बच्चों के अंदर ऐसी अनसर्टेनिटी आ रही है कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर देम, वो क्या करेंगे. और ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत क्रिटिकल स्टेज आ चुकी है, अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है कि नाउ हाउ दे हैव टू मैनेज दिस सिचुएशन. वेरी राइट, वेरी राइट. हमारे साथ हसीब इकबाल हैं जो कि प्रोग्राम की तारीफ भी कर रहे हैं, स्पेशली नाइमा आपके लिए
خاص ورڈز ہیں ان کے لیے. اور آرٹزم کی جیسے آپ بات کر رہے تھے تو وہ بھی کیا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر شو ہونا چاہیے. ڈاکٹر آصف رانجھا ہیں سوشل ورک IUB کے چیئر پرسن ہیں, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سوشل جو اسکول ہیں اسکول سوشل ورک ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں جو پروگرام کی تعریف کریں. اچھا, جو نیکسٹ سوال ذہن میں آتا ہے سائمہ, اس طرح کی سائن اور سمپٹم یا انڈیکیشن آتی ہے ان پیرنٹس کے لیے جو پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں, تاکہ وہ اپنے بچوں کو کلوزلی مانیٹر کرنا شروع کر دیں کہ اب یہ مینٹل ہیلتھ کی طرف جا رہے ہیں یا ان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو چکی ہے. تو تھوڑا سا اس کو ذرا انفورڈ کیجیے ان پیرنٹس کے لیے کہ کیا سائن اینڈ سمپٹمز ہوں گے. یاسر, بیسیکلی تو کیونکہ اب اس وقت ٹوٹلی جو سول ایک انٹریکشن بچے کا رہ گیا وہ ماں باپ کے ساتھ ہیں, لیکن ماں باپ بھی کیونکہ ڈفرینٹ فائنینشیل کرائسس کے اندر ہیں, وہ بھی آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں, دے آر اسٹرگلنگ فار دیئر لائیولیہڈ, اور ایون یعنی کہ وہ گھر پہ ہونے کے باوجود بھی ان کا بچہ کہیں نگلیکٹ ہو رہا ہے, اگنور ہو رہا ہے, وہ اس کو وہ ٹائم دے نہیں پا رہے. تو ابھی یعنی کہ جو بہت کامن قسم کے سمٹمز بچوں کے آ رہے ہیں, اگین کہ وہ ایج بریکٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ ہیں. جو بچے اسکول گوئنگ تھے وہ اب کیونکہ گھروں پہ ہیں, وہ ان کے ایک بڑے انوائنگ سے بیہیویئر ہوتے جا رہے ہیں. بچے آپس میں سبلنگس کے اندر جو ایک پیار اور محبت تھا, یا آپس میں بھی بہن بھائی تھے, وہ اب ہر وقت لڑنا جھگڑنا شکایت کرنا اور اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے. بچوں کے انٹرسٹ چیزوں میں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایون اگر آپ یعنی کہ میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے اندر اس طرح کے ایک بیہیویئر چینج دیکھتے ہیں, وہ اپنی انٹرسٹ کی چیزوں میں, اپنی ہابیز میں اس طرح سے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے, تو وہاں یا آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں, وہ ٹائم زیادہ یا اسکرین پہ گزارنا شروع کر دیا انہوں نے, یا ان کی کنسنٹریشن کے ایشوز آ رہے ہیں, وہ پڑھ نہیں رہے, تو ان کو یہاں پر یہ کچھ سمٹم سائن ہے جن کو وہ دیکھ کے ان کو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی ایکسپرٹ کی سپورٹ لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی اگین کہ ہمارے ہاں ایسا, جیسے نائمہ نے بھی کہا کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر بھی نہ ٹیچرز کو اکوپ کیا جاتا ہے وتھ سرٹن اسکلز کہ وہ بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کر سکیں, ٹریک کر سکیں, اور پیرنٹس کے لیول پہ تو ایسا کوئی ایوینیو یا ایسی پروویژنز موجود ہی نہیں ہے کہ جس کو کنسیڈر کرتے ہوئے پیرنٹس یہ دیکھ سکیں کہ ان کا بچہ اگر شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا ہے, وہ انزائٹی میں ہے, یا وہ اگر بالکل آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے, اپنے فرینڈس کے ساتھ انٹریکشن ختم ہو گیا ہے, فیملی کے اندر انٹریکشن وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ اگین کہ مینٹل ہیلتھ کو اس کو کسی بھی طرح سے کوئی ڈیزیز کے طور پہ لیا ہی نہیں جاتا, جبکہ الٹیمیٹلی ہم اس کے جو ریزلٹس ہیں یا اس کا امپیکٹ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر سیویرٹی اختیار کر جائیں تو وہ کتنی ورس شکل اختیار کر جاتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اگر پھر آگے ہم اگر بات جب کریں گے ٹین ایجرز کے حوالے سے بھی, جو کہ ایک سرٹن سٹیج میں آ کے اپنے شاید فیملی ممبرز سے ہٹ کے اپنے پیئرز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, جہاں پہ وہ اپنی شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, اب ان کے پاس بھی یہ پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. تو اس طرح کی اگر وہ چینجز ان کے بچوں کے اندر دیکھیں تو وی وڈ سجیسٹ کہ وہ کسی ماہر سے رابطہ کریں اور اپنے آپ کو بھی اکوپ کریں, اور تاکہ ٹائملی بچے کی اس جو بھی ذہنی مسئلہ اس کو پیش آ رہا ہے اور اس کے کوئی بیہیویئرل ڈس آرڈر آ رہے ہیں تو وہ اس کو ڈیل کر سکے. بیوٹیفل. نائمہ کو لوں گا. نائمہ, 2-3 کوشچن جو ہیں وہ کلب ہو گئے ہیں. ایک تو کووڈ-19 کی جیسے بڑی ڈیٹیل سے سائمہ نے ڈسکشن کی اور بچوں کی بات کی, اسکول نہیں جا رہے, تو اٹ مینس کہ جو گلیوں میں بچے ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں, سکولوں میں جو بچے تھے گھروں میں آ گئے, مائیں جو بچے کچھ بھیج کے سائی آف ریلیف لیتی تھی وہ بھی اب گھر میں ہی ہے 24/7. بچوں کو پیرنٹس کے باہر جانے کا جو سائی آف ریلیف ملتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, تو بہت سارے کمفرٹ زون ختم ہو گئے. اب تھوڑے سے ایک تو ایج بریکٹ کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح کے سمپٹمز آتے ہیں, بیکاز آپ ڈائریکٹلی آپ کے پاس ہی کیسز آتے ہیں, اور دوسرا ان بگڑے ہوئے ماں باپ کو کووڈ-19 میں دونوں بگڑے ہیں, بچے بھی اور بڑے بھی, تو اسی طرح دونوں کی ہیلتھ کے اوپر مینٹل ہیلتھ تو کچھ ایسی ایکٹیویٹی سب سے پہلے سجیسٹ کیا تاکہ وہ ٹریکل ڈاؤن کر کے اپنے بچوں میں دیں. جی یاسر, اس سے پہلے میں 2 باتوں کا ذکر کروں گی.
अभी तक हम उन बच्चों का और उन वालिदैन का जिक्र कर रहे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। हमें उन बच्चों को नजरअंदाज नहीं करना जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनके वालिदैन के पास ऐसे वसाइल नहीं है कि वो उनको लैपटॉप या उनको सेल फोन लेके दे सकें या उनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो। सो हमें अपना स्कोप जो है वो बढ़ाना है, या हमने अपनी ऐनक से, अपनी आंखों से सबको बराबरी की सतह पर देखना है। यासिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं या साइमा आप मुझे सुन रही हैं? I can hear you. I think so. Okay. We are connected, but अच्छा, we lost. तो ये चीज बेहद इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे बच्चों को नजरअंदाज ना करें, ऐसे वालिदैन को नजरअंदाज ना करें कि जिनके पास वसाइल की कमी है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुआशी तकसीम नाहमवार है, और ये नाहमवार तकसीम ज़हनी मसाइल का सबब बन रही है। दूसरी बात जो मैं फिर से कहना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ को, ज़हनी सेहत को आपने ज़हनी बीमारियों से अटैच नहीं करना। ज़हनी बीमारियों से ये बहुत अलग चीज है, अबव है। हम हमेशा ज़हनी सेहत का जब जिक्र करते हैं तो हमारे ज़हन में ये, मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ कि उनके ख्याल में ये बात आती है कि ये ज़हनी मरीज है। ज़हनी मरीज का जिक्र, ज़हनी अमराज का जिक्र बाद में आता है। पहले हमने वेलबींग की बात करी, मुकम्मल सेहत की बात करी। तो इन दो चीजों को आप अपने सामने रखिए। वो तमाम अफराद जिनके वसाइल बहुत महदूद हैं और उनको ना तो इन पर्सन स्कूल या तालीम की सहूलत मुहैया है और ना ही इंटरनेट जैसी सहूलत मुहैया है। तो ये नाहमवारी को हमने एड्रेस करना है, इसको हमने मुखातिब करना है। अब आई आपकी दूसरी बात कि हम किस एज ब्रैकेट को किस हवाले से देख रहे हैं और उनमें हम ज़हनी सेहत के हवाले से क्या मसाइल देख रहे हैं। हमने बीमारी का जिक्र नहीं करना, ज़हनी अमराज का जिक्र नहीं करना। इस प्रोग्राम के अंदर हमने ज़हनी सेहत से रिलेटेड मसाइल का जिक्र करना। अब जैसे छोटे बच्चे हैं जो कि घर में हैं, वालिदैन अपने अपने कामों में बिजी हैं। अब देखिए, माँ ने या बाप ने, दोनों में से या दोनों में से एक ने घर से मुतल्लिका कामकाज तो करने हैं। अब वो जो वक्त है उसमें वो कितना फोकस कर पाएंगे अपनी तालीम की तरफ या अपनी तख्लीकी सलाहियतों की तरफ। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैं जो ये देखती हूँ कि आप बच्चों को सादे से सादा क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगाएं। ये मुश्किल काम नहीं है। आप उन्हें बड़ी किताब नाइमा, एक सवाल जो ज़हन में आता है, अभी क्रिएटिविटी की बात की और आपने गैप्स की बात की, रिसोर्सेज की। हम कहते हैं कि रिसोर्सेज गैप हम एक प्रोग्राम में या हम इस तरह एड्रेस करके मैप नहीं कर सकते, वो उसका ब्रिज नहीं कर सकते विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे अभी आपने क्रिएटिविटी की बात की है, मैं चाहूंगा सबसे पहले पेरेंट्स की क्रिएटिविटी और उनकी एक्टिविटी की बात करें। बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा मैं सादा मिसाल देती हूँ, ऐसी मिसाल या ऐसी बात जो कि अमली तौर पर पॉसिबल हो। जैसे माँ खाना पकाने लगी है या माँ बाप दोनों घर में खाना पका रहे हैं, उसमें वो बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। या देखो, सब्जियां इनके ये नाम है, इनको ऐसे काटा जाता है, ये खाना ऐसे बनाया जाता है। सो वर्बल डिस्कशन में उन्हें इन्वॉल्व करें। उसके बाद उन्हें ये भी कह सकते हैं कि बच्चा दस्तरखान लगाओ। वाओ, साइमा की बातें याद आ गई।
लास्ट प्रोग्राम में साइमा ने ये बड़ी अच्छी किड्स टाइम टेबल में ये सजेस्ट की थी, कैरी ऑन। इसमें बेटी और बेटे दोनों को शामिल करें। नहीं, तफरीक तो है ही नहीं नाइमा, तफरीक तो है ही नहीं ना। नहीं, देखिए आपकी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है कि तफरीक है ही नहीं, तफरीक है और हमें अमली तौर पर इस तफरीक को दूर करना है। अच्छा, एक तो ये बहुत डोमेस्टिकेटेड है, दूसरा बच्चों के अंदर ये शौक पैदा करें, उन्हें छोटे छोटे आप पॉट ले दें, यानी गमला ले दें। गमला नहीं खरीदना, घर में जो फालतू बर्तन पड़े हैं, कोई चीज आती है, डिब्बा है, उसमें उन्हें कहीं मट्टी डालें और पौधे लगाएं और उनको एक इंसेंटिव रख दें, रीइंफोर्समेंट रखें कि जिसके पौधे बड़े होंगे, धनिया लगाएं, पुदीना लगाएं, टमाटर लगाएं, मिर्चें लगाएं। बच्चों के अंदर ये नेचुरल क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है और ये वालिदैन करेंगे जब वालिदैन खुद आएंगे नेचर की तरफ वापस, जब वालिदैन खुद पॉजिटिविटी की तरफ वापस आएंगे कि कैसे हमने अपने महदूद वसाइल को बुरुए कार लाना है। और फिर आप एक छोटा सा टॉपिक दे दें, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि यासिर, ये मई का महीना ज़हनी सेहत से रिलेटेड है, इसमें हमने सब लोगों को ये बताना है कि ज़हनी सेहत जिस्मानी सेहत से ज्यादा अहम है। तो आपके ज़हन में क्या क्या ख्याल आ रहा है? मेरे ज़हन में करना चाहिए अक्टूबर वाले ख्यालात शुरू हो गए। आपको याद हो हमने 5 से 6 प्रोग्राम कंसेक्टिव किए थे जस्ट बिकॉज इसकी जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज किया जाए, इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाया जाए और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लब किया जा सकता है वो किया जाए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए। अब क्लब से बड़ी फैंसी थॉट्स आती है ना, तो क्लब की बजाय लोगों को इकट्ठा किया जाए, छोटे ग्रुप जिसमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखा जाए, जिसमें जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहां हर घर में से एक एक फर्द को लें, उस्ताद को लें, सब्जी वाले को लें, हजाम को लें, मौलवी साहब को लें। बातों से ना मुझे स्कूल की एसएमसी याद आ गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एक्सप्लेन करेंगी मोहल्ला मैनेजमेंट कमेटी बनानी मुश्किल नहीं है, जिसमें आप बड़े सादा लफ्जों में आप कहें कि जी ज़हनी सेहत को हम इस तरह से सही रख सकते हैं। बेकार ज़हन तो शैतान का है ना। अगेन हमें इस प्रोग्राम में मेंटल डिसऑर्डर्स का जिक्र नहीं करना, लेकिन जितनी दफा नॉक किया ना अपने मेंटल डिसऑर्डर को, लोग सोचना शुरू हो गए ये कौन से डिसऑर्डर हैं जो ये छेड़ नहीं रहे। जी अगले प्रोग्राम में छेड़ेंगे, लेकिन आज मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चा अगर खफगी का इजहार करता है, बच्चा एक कोने में अलग होके बैठ जाता है, बच्चा मुसलसल रोता रहता है, बच्चा इरिटेबिलिटी का शिकार है, बच्चा वक्त पे खाना नहीं खाता है, बच्चे का जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो ठीक नहीं है, वो बेड वेटिंग करता है, बच्चे की गुफ्तगू दुरुस्त नहीं है, बच्चे में सुस्ती, लेजीनेस, उकताहट, यकसानियत और चिड़चिड़ापन, या एक तो नॉर्मल आइसोलेशन है ना, आज के दौर की न्यू नॉर्मल की आइसोलेशन है, एक वो कि वो खुद को आइसोलेट कर लेता है, नई बातों को नहीं सीखता, नई चीजों को नहीं सीखता। और ये नई चीजें कोई बाहर से आने वाली नहीं है, ये नई चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं। और मुझे बाहर से, जी हाँ, मुझे बाहर से याद आ गया कि चूंकि आपका माशाल्लाह से इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो थोड़ा सा लोगों के साथ वो भी अनफोल्ड कीजिएगा कि वहाँ के बच्चे किस तरह बिहेव करते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज उनके पेरेंट्स उनको एंगेज करते हैं ताकि यहाँ के बच्चे कुछ सीख सके। जी, जैसे आपको पता है कि मैं ईस्ट अफ्रीका में काम कर रही हूँ और कल्चर उनका बहुत मुख्तलिफ है, और एक चीज जो मुझे वहाँ की बेहद पसंद है, उन लोगों में ग्रीन अवेयरनेस बहुत ज्यादा। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। दरख्त लगाना, पौधे लगाना, उन लोगों में म्यूजिक का बेहद लगाव,
मौलवी इस प्रोग्राम को भी देख रहे होते हैं. अच्छा आगे चलो. मौसीकी है, वो डांस है. देखो हमारे कल्चरल रक्स कितने खूबसूरत हैं. हाँ ब्यूटीफुल. अच्छा ये नाइमा अभी आपने बाहर वाली बात की ना, तो बाहर को अंदर लेकर आते हैं पाकिस्तान में. क्या जो पेरेंट्स हैं, बेशक एक कमरे का घर है, 2 कमरे का है, 3 कमरों का है, क्या उस कमरे या उस चार दीवारी कह लो, चलो सबके लिए कवर हो जाएगा, वहाँ इस तरह का कोई इनसाइड को क्या उसे कहते हैं रिदम या कोई म्यूजिक या कुछ इस तरह का कर सकते हैं या करना चाहिए जिसमें वो खुद भी रिलैक्स हो अच्छा, और बच्चे भी रिलैक्स. हमें हर तरह के कल्चर को रिस्पेक्ट देनी है. Yes. हम अफ्रीका की या यूरोप की या अमेरिका की बात को हम अपने कल्चर में, अपने मुल्क में नहीं वैसे का वैसा अप्लाई कर सकते. टेलर कर लें. हाँ, आई मीन एक कमरे का घर है, लेट्स से 2 कमरे का घर है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है. और फिजिकल एक्टिविटी क्या है? वो बचपन के खेल वापस लाए ना आप. आँख मिचोली, हाँ, ब्यूटीफुल. और वो क्या होता था, पिट्ठू गोल गरम, ऊंच नीच, जबरदस्त, फ्रीज कर देना, बर्फ पानी, बर्फ पानी, उठक बैठक. आप अपनी रवायती खेल को वापस लाएं. और अगर इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइजेस किसी टाइप की जा सकती है, योगा को किया जा सकता है. अब मेडिटेशन आज की दुनिया की हॉटेस्ट प्रैक्टिस है मेडिटेशन. हमारे यहाँ मेडिटेशन कितनी खूबसूरत है. आप सुभान अल्लाह का जिक्र करें, आला महफिल दुरूद, महफिल नात, महफिल जिक्र. आप दुरूद, सिंपलेस्ट दुरूद पढ़ें, आप अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करें, आप इस्तगफार का जिक्र करें, और बच्चों को भी ये चीजें सिखाएं, फैनेटिसिज्म से दूर लेके जाएं. साइमा ने लास्ट टाइम एक जिक्र किया था कि ये चीज जैसे अभी आपने बात की ना कि ये पेरेंट्स जिक्र करें, तो पेरेंट्स उनको कहें ना कि ये दुरूद की महफिल लगाएं, पेरेंट्स खुद लगाएं ताकि बच्चे वो करना शुरू कर दें. ऐसे ही साइमा. अच्छा, अब मैं छोटी सी करेक्शन करूंगी यहाँ पे. दुरूद की महफिल से मतलब ये है कि आप बाकायदा एहतमाम कर रहे हैं, नहीं आप चलते फिरते काम कर रहे हैं. बच्चा चलो हम सुभान अल्लाह साथ साथ पढ़ते चले जा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं सुभान अल्लाह पढ़ते चले जा रहे हैं, हम सब्जी बना रहे हैं हम सुभान अल्लाह पढ़ते चले जा रहे हैं. ये मेडिटेशन है. मेडिटेशन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को छोड़ के कोई खास महफिल जमाएं. आप यहाँ काम पे बैठे हुए मेडिटेट कर सकते हैं. जहाँ पे आपने कहा कि इंटरनेशनल एक्सपोजर की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन टोटली डिफरेंट है. 360. बहुत सारे अफ्रीका के ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पानी सिरे से मुयस्सर नहीं, खुराक की कमियाबी है, बच्चे खुराक की कमी का शिकार होकर ज़हनी अमराज की तरफ जा रहे हैं. उनमें वालिदैन भी उसी तरह से शामिल, जिस्मानी तौर पर लागर है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई एक्टिविटी को कर सके. तो जहाँ पर मेरी माजरत, बहुत माजरत, इवन हमारे मुल्क में जिस तबके को सिर्फ ये फिक्र है कि उन्होंने 3 वक्त की रोटी हासिल कैसे करनी है, आप उनकी तख्लीकी सलाहियतों को जिंदा दरगोर कर. तो वो वालिदैन, मुझे वो कैंपेन याद आती है अली फैलान की. हम बच्चों को, पेरेंट्स को समझाने जाते थे कि अपने बच्चों को ना काम पर ना डालें. उन्होंने हमें सिंपल फार्मूला देते, तो कहते थे जो उनकी महीने की तनख्वाह आती है वो हमारी जेब में डाले, हम यही बच्चे आपको स्कूल में दे दें. They are right, क्योंकि 3 वक्त. They are very right. They are very. इसलिए मैं चाहती हूँ और मैं ये कहती हूँ, मेरी खिदमत हाजिर है. अगर मैं किसी काबिल हो सकी और मैं खिदमत के काबिल हूँ और मैं काम आ सकूँ, जो वर्कशॉप्स हैं, जो दुकानें हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो ऐसे इदारे हैं जहाँ पे बच्चे अपने बूढ़े वालिदैन या अपने वालिदैन का पेट भरते हैं, वहाँ पर 2 घंटे की क्लास. बहुत खूबसूरत आपका. क्या हम ये मूवमेंट नहीं चला सकते? हम आधा घंटा उनके साथ सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं. आओ बच्चों लुड्डी डालें, आओ बच्चों हम मिलके
उछल कूद करें, उसका असर खाने से ज्यादा होगा। नो डाउट। लेकिन क्या हम इसकी बात करते हैं और क्या हम इस बात पे जोर देते हैं? वेल सेड। हमें ये मूवमेंट चलानी है। हम मत उन बच्चों का जिक्र करें जिनको सब कुछ मुयस्सर, दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मजीद आसानियां, खुशहाली अता फरमाए, लेकिन यासिर ये हम पे फर्ज है और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये हमारी गिरफ्त होगी इस पे अगर हमने उन बच्चों को और उन बच्चों के वालिदैन को नजरअंदाज किया। इसलिए तवज्जो देनी है हमें ऐसे बच्चों पे जिनको सहूलियात का फुकदान है। वो बच्चे ज़हनी मरीज नहीं है, ज़हनी अमराज का शिकार नहीं है, वो बच्चे तवज्जो के मुस्तहिक हैं। उन बच्चों पे हमें ऐसे इदारों को नॉक करना है जो कि उन्हें ऐसी सहूलियात मुहैया कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। साइमा उन्हीं इदारों में से एक इदारे में काम भी कर रही हैं और जगह जगह नॉक भी कर रही हैं। कभी AKTK में नजर आती हैं, कभी सिंध में नजर आती हैं, कभी कहाँ नजर आती है। साइमा, किस तरह नॉक किया जा सकता है? एक तो उनकी सजेशन, और दूसरा थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपके जहन में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें बच्चों को इस मेंटल इलनेस की तरफ जाने से या मेंटल हेल्थ को बेटर रखने में हम उनको इंगेज कर सकते हैं? कुछ नाइमा ने सजेशन दिए, कुछ आपके जहन में आती है। नाइमा, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। आप सुन पा रहे? जी अब परफेक्ट है। अगेन हम अगर अपने कॉन्टेक्स्ट को देखें तो फॉर श्योर हमें यानी कि दोनों तबकात को जहन में रखने की ज़रूरत है। नाइमा ने बहुत तफसील से बात की कि एक वो तबका है जो बिल्कुल वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज है और निगलेक्टेड है, बिल्कुल, और कुछ बच्चे वो हैं जो इन तमाम सहूलियात तक एक्सेस रसाई रखते हैं। और जैसे थोड़ा सा मैं पेरेंट्स के रोल के हवाले से भी टच करना चाहूँगी थोड़ी सी बातचीत के, क्योंकि इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है, समाजी तौर पे आइसोलेशन में चले गए हैं हम, माशी मसाइल का शिकार होते चले गए हैं, तो पेरेंट्स में खुद भी एक एग्रेशन और एंजाइटी मौजूद है। वो खुद बहुत ज़्यादा परेशानी और जहनी तनाव का भी शिकार हो रहे हैं। तो अब ये है कि ऐसी सूरत हाल में पेरेंट्स को बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करना है, क्योंकि बच्चे पहले ये है कि अगर घर में 2 या 4 3 बच्चे हैं और उनकी मौजूदगी है, जिसके हवाले से हमने पहले भी बात की कि पेरेंट्स के पास उस तरह से पेरेंटिंग स्किल्स नहीं है, दे आर नॉट इक्विप्ड टू मैनेज चिल्ड्रन एट होम, और इवन उनकी ये ओरिएंटेशन भी नहीं है कि वो हम किस किस्म की सरगर्मियाँ करें। तो अगेन के घर के अंदर रहते हुए छोटे छोटे, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बच्चों को आर्ट की एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जा सकता है। अगर आप बच्चों को इवन लिटरेसी और न्यूमरेसी, ज़ुबानदानी और हिसाब की भी महारतें उनकी स्टडीज़ में सपोर्ट करें, उनको यानी कि प्लेटें, बर्तन, चम्मच गिनवा कर उनकी एजुकेशनल प्रोसेस को इंटरैक्टिव बनाकर उनको सीखने में मदद दे सकते हैं। लिंक कर दें बिल्कुल। और इवन अगर आप कपड़े धो रहे हैं, उनसे कपड़े धुलवा सकते हैं, यानी कि अगेन डिपेंड करता है कि वो किस एज ग्रुप का बच्चा है। बच्चे अपनी कबर्ड्स को मैनेज करें, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर ये स्किल्स वो स्कूल में से हासिल कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है, तो आप घर के अंदर, क्योंकि घर भी एक तरतीब पे चल रहा होता है, तो उसके अंदर आप अपनी जो डेली घर की रूटीन है उसके अंदर उनको शामिल करके आप उनको उस प्रोसेस में डाल सकते हैं। अगर आप खाना पका रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को, मेरी अपनी छोटी बच्ची है, उसको खाने पकाने में वो बहुत दिलचस्पी लेती है, तो मैं अक्सर उसे बुला लेती हूँ कि अच्छा आ जाओ, मुझे ये आलू छील के दे दो, मेरे लिए टमाटर लेके आ जाओ, अच्छा मामा ये कैसे प्रोसेस करेंगे। अब फिर वो खुद भी अटेम्प्ट करती है कि मैं खुद भी खाना पकाऊं, छोटी छोटी चीज़ें, और डेफिनेटली विद सेफ्टी मैं उसको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकती होती हूँ। लेकिन अब यहाँ पे पेरेंट्स का ये भी एक बहुत खास रोल बन रहा है कि वो बच्चों को एक जो उनके अंदर बेयकीनी की कैफियत है उसमें एक रीअश्योरेंस दें, उनको इनकरेज करें, उन्हें होप देनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और अपने इर्द गिर्द अपने वसाइल में रहते हुए
وہ جو بھی سرگرمیاں کر سکتے ہیں, کہانیاں سنا سکتے ہیں, دادا دادی ہیں تو وہ بیٹھ کے اپنے ایکسپیرینسز اپنے بچوں کے, جیسے ہم بھی بہت انجوائے کیا کرتے تھے کہانیاں سن سن کے کہ وہ کھیلنے گئے, کیا واقعات ہوئے, ان کے ٹیچرز کیسے بیہیو کرتے تھے. تو اس طرح کی ایک کلوز بانڈنگ لانے کی ضرورت ہے. بچوں کو سنیں, سب سے اہم بات ہے, ان سے بات کریں. اگر آپ کا بچہ بالکل الگ تھلگ ہو گیا ہے تو اس سے خود سے بڑھ کے بات کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کیوں الگ ہوتا چلا جا رہا ہے, تاکہ آپ اس کو ٹائملی اس کو سپورٹ دے سکیں اور اس کو دوبارہ سے نارمل لائف کی طرف ہم لا سکیں. اور تھوڑے سے بڑے بچوں کے لیے میں اکثر یہ تجویز کرتی ہوں, ایڈلٹس کے لیے بھی یہ بڑا وہ ڈویبل سی چیز ہے کہ آپ کے دماغ میں جو کچھ آ رہا ہے آپ لکھنا شروع کر دیں. جب آپ کے اعلیٰ پاس اگر اعلیٰ اعلیٰ، بہت خوبصورت. انسان اگر موجود نہیں ہے اپنی بات, اپنی کہانی, اپنے احساسات سنانے کے لیے, تو جو پڑھ لکھ سکتے ہیں وہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. لوگ اپنی ڈائری لکھتے ہیں, تو بچوں کو بھی جرنل رائٹنگ کی طرف لے کے آئیں, انہیں انکریج کریں. اور اس اور کا ڈوئل اس میں ایک سجیشن بڑوں کے لیے بھی ہے کہ بڑے جو ہیں اگر وہ کہانیاں اپنی کہیں اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بچوں کو انگیج کر کے لکھوا سکتے ہیں, جیسے آٹو بایوگرافی باہر پیسے دے کے لکھوانی ہے, وہاں بچوں سے لکھوا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ویسے بھی ہم یہ مجھے کہتے ہیں پتا کہ ہے بہت ہماری سارے جو سوال ہے نائمہ, میں آتا ہوں. جی جی جی. پرانی یہ ہے کہ ہماری لوک کہانیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, یس. اور ہر کہانی, ہر خاندان کے اندر ایک کلچر موجود ہے, تو وہ ایڈلٹس سے سن کے ان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے پھر آپ اس کو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں میں پڑھنے لکھنے کا رجحان پیدا ہوگا, بچوں کی رائٹنگ سکلز کو وہ سپورٹ کر رہے ہوں گے, اور ایک آپ کا جو لوگوں کا ایک ورثہ ہے وہ بھی محفوظ یس ہوتا چلا محفوظ جائے ہوگا. گا. اور فار شیور ہم جہاں بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, ابھی تک ہم تو بالکل ایڈ ہاک بیسس پہ سچویشنز کو ڈیل ایگزیکٹلی. کر رہے ہیں. بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے بہت والدین کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی تک آن لائن ہر بچے کے پاس, آپ بلوچستان کی مثال لے لیں تو وہاں پر تو بچوں کے کیا وہاں پہ تو کوئی انٹرنیٹ کی ایکسیس ہی نہیں ہے, اساتذہ کو انٹرنیٹ استعمال نہیں کرنا آ رہا. میرے اپنے بہت سارے ریلیٹیوز بچے اکثر وہ شیئر کرتے ہیں کہ پھپھو ٹیچر آتے ہیں اور وہ ہمیں, یعنی کہ وہ اس کو مینیج ہی نہیں کر پاتے, اور کلاس بس ہماری حاضری لگتی ہے اور ہماری کلاس ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بہت سیریس قسم کے ایٹ لیسٹ, کیونکہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, ان کی اسٹڈیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک نا ڈوئل اپروچز کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہمیں, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہمیں کمیونٹی لیول پہ مختلف لوگوں کو بٹھا کے جوڑ کے ان کے کلبز بنا لیں اور ایک سپورٹ میکینزم ڈیولپ کریں. اسی طرح جن بچوں کے پاس اگر آن لائن ایجوکیشن کا ایکسیس نہیں ہے تو وہاں پہ کلسٹر بیسڈ انہی ٹیچرز کو جو کہ فارغ ہیں, گھروں پہ بیٹھے ہیں, انہیں کلسٹرز میں کووڈ 19 ہے, کلسٹر نہیں بن سکتے, جوڑ نہیں سکتے بچے, مجبوری ہے. اچھا, اگین ایس او پیز کے ساتھ دیکھیں, مثال کے طور پہ ایک دیہات کے اندر اسکول ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اس اسکول کے اندر 5 یا 4 اساتذہ اگر موجود ہیں, اور وہ پھر ان کو آف کورس اس کو اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا کہ کس دن کس جماعت کے بچوں کو 5-5 6-6 کے گروپ میں انٹرٹین کیا جا سکتا ہے, ان کی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. ان کو ٹیچر, یعنی کہ یہ تو نہیں ہے کہ بچے نے ہی اسکول تک آنا ہے, ایسی سیف پلیسز آرگنائز کی جائیں جہاں پر بچوں کو بٹھا کے اوپن اسپیسز کے اندر ان کے ایجوکیشنل پروسیس کو سپورٹ کیا جائے. اور یقیناً یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے حوالے سے, کیونکہ ہر گھر کے اندر ایک ایکسپوئر موجود ہے, ہمیں اپنے میڈیا کا بہت افیکٹو یوز کرتے ہوئے میرا خیال سے گورنمنٹ ایٹ لیسٹ یہ انیشیٹو لے کے ذہنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے پیرنٹس کے لیے ایسے سیریز چلائیں, ایسے ریسورس پیک بنائیں, ایسے ایڈز بنائیں, ایسے ریڈیو پروگرامز بنائیں جن کو سن کے ان کے لیے, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ان کو سجیشنز دی جائیں تاکہ وہ اس کو اڈاپٹ کر سکیں اور اپنے بچوں کو ایک بہتر اور مناسب ماحول دے سکیں. کیونکہ اگر دیکھیں موبائل ہر ایک کے پاس ہے, ریڈیو کا بہت جگہوں پہ ایکسیس ہے, ٹی وی کا بہت جگہ ایکسیس ہے, آن لائن جس طرح کا میڈیم ہے, اب اگین کی حکومت کو اس کو اسٹریٹجائز کرتے ہوئے بہت سیریس خوبصورت, قسم کی ایکشن لینے کی ضرورت بہت ہے. خوبصورت ریکمنڈیشن.
साइमा आपने दी। नाइमा लास्ट मिनट है, क्या रिकमेंडेशन होगी? उससे पहले भी बहुत कुछ आमद हो रही है आपको। जी, मैं वालिदैन के हवाले से एक बात करना चाहूंगी, उनका एक खास रवैया है जो कि बच्चों में बहुत शदीद ज़हनी तनाव पैदा करता है, और वो है कंपैरिजंस। जब मैं स्कूल में पढ़ता था या मैं पढ़ती थी तो मेरे इतने मार्क्स आते थे, और तुम अपने पुप्पी के बेटे को देखो, पुप्पी की बेटी को देखो, मामी को देखो, चाचे के बेटी, ये कंपैरिजंस उन्हें अंदर ही अंदर जलाते हैं। इससे मुझे ना आपकी गुफ्तगू से आजम जमील याद आ गए। उन्होंने अपनी पर्सनल घर की लड़ाई मेरे प्रोग्राम पे शेयर की कि उनका बेटा 70% मार्क्स लेकर आया, तो माँ और बेटे की जो लड़ाई थी वो ये थी कि ये तुम्हारी जो खाला का बेटा है उसने 83 लिए हैं और तुमने 70 लिए हैं। तो उसने कहा भली लोके, उसने माउंटेनियर बनना है, उसने इंजीनियर बनना है, तो उसको 70 पे तो माउंटेनियर वो चढ़ सकता है ना, इंजीनियर नहीं चढ़ सकता। आज से बहुत साल पहले की बात है, मैं एक छोटी सी मिसाल देख के अपनी गुफ्तगू को खत्म करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, तो मेरा एक भतीजा और दूसरा भतीजा और एक भतीजी, अच्छा, दो जो हैं वो टॉपर्स में से 80s 90s में मार्क्स लेने वाले, आई मीन 80% 90%, और जो ये छोटा बच्चा है अहमद, इसको माँ डांट रही थी बड़ी सख्ती से एज यूजुअल, देखो भाईजान ने कितने मार्क्स लिए हैं, देखो आपा ने कितने मार्क्स लिए हैं, आप ये देखो आपके 48 मार्क्स आए हैं। उसने इतने आराम से जवाब दिया, 48 के साथ भी मैं अगली क्लास में जा रहा हूँ। क्या कॉन्फिडेंस है। मुझे उसकी अप्रोच इतनी पसंद आई कि I mean, I'm not lagging behind. I'm also in the same class. So parents अगर comparisons, बच्चों को ताने मारना छोड़ दें, सादा लफ्जों में बच्चों को ताने मारना छोड़ दें, और बच्चों की जो कैपेसिटी है, जो उनकी काबिलियत है, उसको एक्सेप्ट करें और उनको इनकरेज करें। गुड, वंडरफुल, आपने 50% लिए हैं, आई एम श्योर कि अगली मर्तबा आप 60% लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली, मेरी माजरत, हम इंक्लूसिव एजुकेशन में इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबिलिटीज को शामिल करते हैं। मैं चाहती हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह की आर्ट को इंक्लूड किया जाए, हर तरह की एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाए, ताकि बच्चे लाइवली फील करें, खेल खेल में, बातों बातों में बच्चे सीखें। यासिर, हमारे बच्चे हमारा सरमाया है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और हमें अपने मुस्तकबिल को बचाना नहीं है, हमने ताबनाक बनाना है, रोशन बनाना है। इसलिए हमें अपने बच्चों पे, और बच्चे, जब हम अपने बच्चों की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान के बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। बहुत बहुत खूबसूरत। तहे दिल से साइमा कदीर, चाइल्ड राइट एक्सपर्ट, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इतनी खूबसूरत सजेशन दी क्लब करने की और कोलैबोरेटिव एफर्ट की, जो कोलैबोरेशन की बात की, तो बहुत ज़रूरी है। और नाइमा, एज यूजुअल आपने मेंटल हेल्थ जो है आपका, वो आपका बेबी है, उसको आपने इतने अच्छे तरीके से अनफोल्ड किया कि लोग अंडरस्टैंड कर पाए। और स्पेशली जैसे कि आपने पेरेंट्स को एम्फसाइज किया कि खुदारा एक तो उनको अपने ईयर और शोल्डर दें ताकि वो आपको सुना सकें कि वो क्या है और क्या बनना चाहते हैं, और दूसरा खुदारा, नाइमा ने बड़ी अच्छी सजेशन दी कि आप जो बनना चाहते थे नहीं बन सके, अपने बच्चों में मत देखिए कि मैंने अब उसे डॉक्टर ही बनाना है, इंजीनियर ही बनाना है। तो अपने ख्वाब अपने तक रखें, उन्हें अपने ख्वाब देखने दें, उन्हें अपने ख्वाब देखने देंगे तो उनका दिमाग खुलेगा। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और जिन लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा या बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं उनको आपके साथ शेयर करके सोसाइटी के वो इश्यूज जिनके ऊपर बात नहीं होती, बात की जाए, बिकॉज बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे, और आज हमने कुछ सोल्यूशन निकाले। होप सो आपको पसंद आएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।